नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 फॉर आईएएस मेंस एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित। यूपीएससी ने सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कई टॉपिक सिलेबस में शामिल किए हुए हैं, तो उन टॉपिक्स को ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आईएएस मेंस एग्जाम के लिए जीएस पेपर 2 को हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं 20 वीडियो के माध्यम से, और ये सभी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो देन आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। और जीएस पेपर 1 को भी हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। 20 वीडियो का टारगेट इसमें भी रखा गया है। आप हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम और आंसर राइटिंग सेशन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा प्रयास ये है कि आपकी प्रिपरेशन को किस तरीके से और अधिक शार्प किया जाए और बिटवीन द लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड किस तरीके से आप इसमें हेल्प हमारे थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी से संबंधित कुछ आयाम जिन्हें हमें समझना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। एक डायमेंशन है भारतीय समाज में विविधता, डाइवर्सिटी। लगातार क्वेश्चन यहां से यूपीएससी पूछ रहा है, तो देन किस तरीके से आप इसको कवर करेंगे, डाइवर्सिटी। और दूसरा, इंडियन सोसाइटी और इसकी डाइवर्सिटी के समक्ष चुनौतियां, वेरियस चैलेंजेस और थ्रेट्स एमर्जिंग बिफोर द इंडियन सोसाइटी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अलग अलग वीडियो दिए जाते हैं। कैसे समझना है आपको इस टॉपिक को? देखिए, टॉपिक काफी बड़ा है। भारतीय समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं, ये इसका कन्वेंशनल पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय समाज कौन से ऐसे मूलभूत तत्वों पर आधारित है जो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक बने हुए हैं। यद्यपि इनमें समय और परिस्थितियों के अनुसार कुछ बुनियादी परिवर्तन भी हुए हैं। तो भारतीय समाज की अगर विशेषताओं को आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा विशेषताएं आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं कि भारतीय समाज वर्ण और जाति व्यवस्था पर आधारित रहा है और इवन अभी भी है। यद्यपि इसके बेसिक्स में कुछ बदलाव आए हैं, तो वो बदलाव आपको यहाँ पर ट्रेस करने हैं। इसी प्रकार भारतीय समाज में विवाह को एक संस्कार के रूप में माना गया है, सैक्रामेंट, और खान पान संबंधी पूजा पाठ उपासना के विभिन्न प्रकार के प्रावधान भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही स्थापित किए गए। समाज में मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्यों का भी एक समावेश हमें दिखाई देता है, चाहे वो सहयोग हो, सहानुभूति हो, दया का भाव हो, या फिर सभी नागरिकों के मध्य पाई जाने वाली समानता हो। भारतीय समाज की जो बुनियादी विशेषताएं, उन्हें तो आप कन्वेंशनल पार्ट से पढ़ लेंगे और वो डिटेलिंग्स के लिए आप हमारे वेबसाइट वाले वीडियो पर जाएंगे। मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें जो पार्ट समझना हुआ है भारतीय समाज में पाई जाने वाली विविधता, डाइवर्सिटी, और इसको लेकर के पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी एक बहस चल रही है कि भारत जैसे देश में हजारों साल से इतनी अधिक विविधता पाई जाती है, भौगोलिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, भाषागत आधार पर, और उसके बावजूद इसका जो सोशल फैब्रिक है, जो सामाजिक ढांचा है, ताना बाना है, वह अभी तक मेंटेन हो रहा है। यद्यपि इसमें लगातार संघर्ष और समन्वय चल रहा है, फिर भी ये टूटा हुआ नहीं है और ये लगातार मजबूत बनता जा रहा है। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ ये अपने आप को समावेशित कर रहा है। तो इसी पर हमें कुछ डायमेंशंस को समझना है कि भारतीय समाज में पाई जाने वाली विविधता, तो विविधता को आप मुख्यतः कल्चरल सेक्टर्स में यानी सांस्कृतिक क्षेत्र में देख सकते हैं।
तो भारतीय समाज में पाई जाने वाली जो विविधता है वह मुख्यतः कल्चरल है, सांस्कृतिक। अब ये सांस्कृतिक है कैसे? पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक इतनी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो भाषा के आधार पर एक विविधता नजर आती है। तो जम्मू कश्मीर में जो भाषाएं बोली जाती हैं, हिमाचल प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ से लेकर के गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल और सिक्किम तक, तो ये जो भाषागत विविधता हमको नजर आती है, ये हमारी संस्कृति को एक बुनियादी पिलर प्रदान करती है। यानी इतनी अधिक भाषाएं और इतने अधिक व्यक्ति, इनके फॉलोअर्स होने के बावजूद हम में ऊपरी तौर पर अंतर नजर आते हैं, लेकिन बुनियादी रूप में हम एक ही हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति अपनी हिंदी भाषा को शासकीय भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, जो हमारे संविधान ने दी है, और अंग्रेजी भाषा को हम एक व्यावहारिक भाषा, संचार की भाषा, बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं और एक दूसरे से समन्वय इसके माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार धार्मिक आधार पर अगर आप विविधता देखेंगे तो देन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म विद्यमान हैं, और ये सभी धर्म अपने अपने बाह्य और आंतरिक मामलों को संचालित करते हैं। तो धर्म के आधार पर विविधता, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, तो इतने धर्म एक साथ भारत के विभिन्न भूभाग में फल फूल रहे हैं, फ्लोरिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत क्लैश होता है, लेकिन उसके द्वारा उनमें रिफाइनमेंट भी होता है। इसी प्रकार एथनिक, निर्जातीय विविधता देखी जाती है। यानी प्राचीन काल से अगर आप देखें तो भारतीय समाज में जितने भी विदेशी तत्व आए, चाहे वो यूनानी व्यक्ति थे या फिर कुषाण थे या फिर बाद में इस्लामिक क्षेत्र से आने वाले अरब और तुर्की लोग थे, और बाद में यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ, तो इतनी सारी निर्जातियां, एथनिक ग्रुप भारत में आए और ये सभी भारत में सेटल हो गए, इसी भूमि का वो हिस्सा बन गए और अपने मूल्यों को उन्होंने भारतीय मूल्यों के साथ मिक्सअप कर लिया, और आज भी भारतीय संस्कृति में फ्लोरिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और वो पूरी तरह से देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो कला रूप हैं, आर्ट फॉर्म्स संस्कृति में, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को देखिए। आर्ट फॉर्म, यहाँ पर जिस प्रकार के डांसिंग स्टाइल्स हैं, वे डांसिंग स्टाइल दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से और उत्तरी भारत से अलग हैं। इन क्षेत्रों में जो ड्रामा प्ले होते हैं और जो पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर्स है, वो साउथ इंडिया और इंडिया के बाकी क्षेत्रों से अलग है। तो विभिन्न प्रकार के कला रूप पूरे भारत में दिखाई देते हैं, लेकिन सभी कलाएं किसी एक बिंदु की ओर संकेत करती हैं, और वह है वननेस, एकता की भावना। तो निश्चित रूप से हम भारत के समाज में जो विविधता पाई जाती है उसे सांस्कृतिक आधार पर ड्रॉ कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। अब एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो विविधता है ये भारतीय समाज के विभिन्न भागों में दिखाई देती है और भिन्न भिन्न रूपों में है, तो क्या हम ये मान लें कि भारत एक भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से देश होने की बजाय यह एक सांस्कृतिक राष्ट्र है? यानी इस देश में सांस्कृतिक समूह, कल्चरल और पॉकेट्स साफ तरफ हमको नजर आते हैं। तो ये बात ठीक है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत एक राष्ट्र है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक इसका निश्चित विस्तार है और इसका एक भौगोलिक क्षेत्रफल निर्धारित है, और पूरे देश में एक केंद्र सरकार काम करती है और एक संविधान पूरे देश में लागू होता है। तो देन इसके साथ साथ, यानी इस फ्रेमवर्क के भीतर ही हमें बहुत सारे सांस्कृतिक समूह नजर आते हैं। तो इन सांस्कृतिक समूहों को हम भाषा, धर्म, निर्जातीयता और कला रूपों के आधार पर पहचान सकते हैं। तो भारत की पहचान दोनों रूप में, यानी भारत छोटे छोटे सांस्कृतिक समूहों में विभाजित है, लेकिन ये सभी सांस्कृतिक समूह एक साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा भूगोल और हमारा जो राजनीतिक ढांचा है, हमारी जो शासन प्रणाली है, वो जिम्मेदार है। यानी हमारी शासन प्रणाली इन सभी सांस्कृतिक समूहों को समान संवैधानिक कानूनी अधिकार प्रदान करती है, उन्हें संरक्षण प्रदान करती है, उनकी वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए वातावरण और संसाधन प्रदान करती है।
इसलिए भारत को महज सांस्कृतिक समूहों में विभाजित राष्ट्र कहने की बजाय आप कहेंगे कि ये जो सांस्कृतिक समूह हैं ये राजनीतिक और भौगोलिक विविधता दोनों के साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में हिमालय पर्वतमाला और उत्तर भारत के विशाल मैदान है, दक्षिण भारत में प्रायद्वीप का पठार या दक्कन का पठार है, पश्चिमी भारत में थार का मरुस्थल है और पूर्वी जो भारत है उसमें कुछ डिस्कनेक्टेड छोटी छोटी पर्वत पहाड़ियां हमको नजर आती हैं। तो ये भौगोलिक विविधता भी पूरे भारत में बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से टैकल करेंगे कि सांस्कृतिक समूहों के साथ राजनीतिक और भौगोलिक संदर्भ को हमें कैसे प्रेजेंट करना है। दूसरा, ये जो विविधता है भारत की जातियों में और जनजातियों में भी देखी जाती है, यानी भारत में कितनी जातियां हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जातियों के भीतर विविधता है भाषा के आधार पर, भोजन और वस्त्र परिधान और उनके व्यवहार और विचारों के आधार पर। एक जाति के भीतर जो उनके सब ग्रुप्स हैं उनमें भी विविधता हमको दिखाई देती है। इसी प्रकार अगर आप जनजातियों को देखें तो भारत के अधिकांश हिस्सों में जनजातियां पाई जाती हैं। उन जनजातियों में धर्म, भाषा, ड्रेसिंग सेंस, भोजन का व्यवहार, विवाह संस्कार, त्योहार, इनको लेकर के साफ विविधता देखी जाती है। उत्तर पूर्व के राज्य नागालैंड में रहने वाली नागा जनजाति, मिजोरम में रहने वाली मिजो जनजाति, असम में रहने वाली बोडो जनजाति, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में रहने वाली टोडा जनजाति, महाराष्ट्र में रहने वाली कोली जनजाति और राजस्थान में रहने वाले भील और मीणा तथा झारखंड और बिहार की बाउंड्री पर रहने वाले संथाल जनजाति के लोग। अगर आप इन सभी ट्राइबल्स को देखेंगे तो इन सभी के विश्वास, व्यवहार, सोच में काफी अंतर हमको नजर आता है। तो भारत की विविधता की कोई सीमा नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है विभिन्न जातियों के बीच और इवन एक जाति के विभिन्न ग्रुप समूह के बीच विविधता, विभिन्न जनजातियों के बीच और जनजातियों में भी जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें भी विचारगत और भावनात्मक विविधता यहाँ पर देखी जाती है। तो हमें इसको स्वीकार करना है। इट मीन्स ये इस देश की खूबसूरती है, ये यूनिकनेस है, ये हमारी एक समृद्ध विरासत है कि इतनी विविधता होते हुए भी हम एक साथ भारतीय भूभाग में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो ये विविधता वाले कंसेप्ट को आप इस तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा पर आपको इसमें यह पढ़ना है कि भारतीय समाज में जो विविधता बनी हुई है इसका आधार क्या है, यानी ये जो विविधता नजर आती है ये बेसिकली किस कारण से है। तो इसके लिए हम 2-3 पिलर ड्रॉ कर सकते हैं, मान सकते हैं कि एक तो भारतीय समाज में पाई जाने वाली सहिष्णुता, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस और प्रेम की भावना और कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। तो देन सहिष्णुता, सह अस्तित्व और प्रेम की जो भावना है यह भारतीय समाज की विविधता का आधार है, इंपॉर्टेंट पिलर है। इसका अर्थ ये है कि ये तीनों ही तत्व भारतीय समाज में आरंभ से ही बने हुए हैं और इन्हीं तत्वों के कारण हमने भारत पर आक्रमण करने वाले यूनानी, कुषाण, इस्लाम, यूरोपियंस को अपने भीतर समा लिया, उनके साथ हमने एडेप्टेशन किया है, अनुकूलन स्थापित किया है। तो देन ये भारतीय समाज की एक स्ट्रॉन्गनेस है, मजबूती है कि बाहरी तत्वों को भी अपने भीतर आपने स्पेस दिया और उनके साथ मिक्सअप होने के बावजूद भी कुछ तत्व उनसे हमने स्वीकार किए और कुछ अपना प्रभाव हमने उनके ऊपर छोड़ा है और इस प्रकार एक मिली जुली संस्कृति भारत में बनी जिसे आप कंपोजिट कल्चर या सामासिक संस्कृति कहते हैं। तो ये भारतीय समाज का एक डायनामिक फीचर है, यानी क्या भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज की विविधता स्टैटिक है या स्टैग्नेंट है? नहीं, ये भारतीय समाज की विविधता डायनामिक यानी निरंतर गतिशील है। प्राचीन काल से होते हुए मध्यकाल, आधुनिक काल तक और अब 21वीं शताब्दी तक लगातार आंतरिक और बाह्य परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए
ये अपने फॉर्म को बदलती रहती है और इसीलिए भारत की जो विविधता है ये बनी हुई है। अगर इसमें जड़ता होती, स्थिरता होती, तो ये संस्कृति और विविधता कब की समाप्त हो गई होती। तो ये भारतीय संस्कृति का डायनामिक फैक्टर्स माना जाता है। इसके बाद फिर आपको इसमें यह पढ़ना है कि भारतीय समाज में पाई जाने वाली विविधता के समक्ष कौन से विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस और थ्रेट्स वर्तमान में हमें नजर आते हैं। एक चुनौती तो यही है कि वर्तमान में भारत वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अंग बन चुका है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, इसका अर्थ सिर्फ ये होता है कि अब भारत दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, संवाद कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम की संस्कृतियां भारत में आएंगी और भारत की संस्कृति और उसके मूल्य पश्चिम में प्रसारित होंगे, उनका विस्तार होगा। तो वैश्वीकरण के प्रभावों को जब हम भारत की संस्कृति पर मापते, उनका आकलन करते हैं, तो देखा जाता है कि भारतीय संस्कृति में बुनियादी बदलाव हुए। जैसे कि अंग्रेजी संस्कृति को हमने स्वीकार किया है बहुत बड़े स्तर पर, यानी अगर हमारे शैक्षणिक पैरामीटर पर देखा जाए तब हमने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के समानांतर अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया है। और अंग्रेजी भाषा के साथ जो कल्चर आई है, अंग्रेजी सिस्टम के साथ विवाह करने की पद्धति में बदलाव, भोजन के प्रतिरूप में बदलाव, कपड़े वस्त्र पहनने का आपका ढंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग, संवाद करने का तरीका, समाज और राष्ट्र और दुनिया के प्रति आपकी सोच में बदलाव। तो कई बार ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी दुनिया में इंग्लिश के साथ, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जो मूल्य जुड़े हुए हैं, वे मूल्य एज इट इज भारत के समाज ने स्वीकार कर लिए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी क्षेत्रीय विविधता या फिर हमारी जो एक पहचान है सांस्कृतिक विविधता, हम उसको लूज कर रहे हैं, इसको खोते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर तमिल भाषा के लोग, उड़िया भाषा, बांग्ला भाषा, हिंदी भाषा के लोग इन भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये हमारी एक डायनामिक नेचर मानी जाएगी। यानी ये हमारी स्ट्रोंगनेस हो गई कि क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के साथ साथ एडिशनल हम अंग्रेजी भाषा में भी प्रोफिशिएंट हैं। उतने ज़्यादा हम सक्षम और एबल हो गए कि देश के भीतर और देश के बाहर अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं, अंग्रेजी भाषा के साथ आए हुए संस्कारों को स्वीकार कर सकते हैं और जो स्वीकार नहीं है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा के साथ हमने भारतीय मूल्यों को, परंपराओं को, अपनी विविधता को छोड़ा नहीं है। इसके स्थान पर अपने मूल्य और परंपराओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश किया है। यानी अंग्रेजी संस्कृति के साथ अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट आया है, वैज्ञानिक सोच, तार्किकता आई है, तब हमने उसका प्रयोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ किया है और अपनी संस्कृति में ज्यादा वैज्ञानिकता को स्थान दिया है, जिससे हमारी संस्कृति में अंधविश्वास और उसमें थोड़े स्तर पर पाई जाने वाली जड़ता की जो संभावना थी वो भी कमजोर हो गई है। तो निश्चित रूप से हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हम व्यापक रूप में प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय समाज पर जबरदस्त प्रभाव देखे जा रहे हैं, जैसे कि संयुक्त परिवार का टूटना और न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार का आना, महिलाओं की स्थिति में बुनियादी बदलाव, महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता प्रदान करना, यानी महिलाएं समाज के साथ साथ अर्थव्यवस्था, विज्ञान और व्यवसाय, सेना, प्रशासन, खेलकूद, संगीत, सिनेमा और साहित्य सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। तो ये पश्चिमी प्रभाव माना जाएगा, क्योंकि भारत में महिलाओं को कभी भी इतना ज्यादा स्पेस हमारी संस्कृति ने नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से हमें मानना पड़ेगा कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को खो नहीं रहे हैं, हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को दुनिया में भी फैला रहे हैं। यानी बाहर की संस्कृतियों को स्वीकार करने के साथ साथ अपने मूल्यों को विदेशों में दे रहे हैं। जैसे योगा प्रैक्टिस भारत की संस्कृति है, पूरी दुनिया को हमने सिखाया। इस्कॉन प्रैक्टिस हमने ही सिखाया है। दुनिया के विभिन्न देशों ने
अपने सिलेबस में गीता और महाभारत के कुछ चैप्टर्स को इंक्लूड किया है, वहाँ इसको दिया जाएगा। हमारी फिलोसफीज पर वहाँ पर स्टडीज हो रही है, हमारे वेदों को उनके द्वारा किया जा रहा है, भारतीय भाषाओं को उन देशों में मान्यता दी जा रही है, हमारे त्योहारों को उन देशों में सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे मंदिर और मस्जिद उन देशों में बड़े स्तर पर बनाए जा रहे हैं। हमारी विवाह की जो प्रणालियाँ हैं और हमारा जो स्वच्छंद व्यवहार है, जो हमारी ग्रामीण संस्कृति है, उसको पश्चिमी देश बहुत बड़े स्तर पर स्वीकार कर रहे हैं। तो हम अपनी निजी पहचान को, सांस्कृतिक पहचान को, स्थानीय पहचान को खो नहीं रहे हैं, उसको वैश्विक संदर्भ में बदल रहे हैं, उसको और ज्यादा व्यापक बना रहे हैं। तो ये हमारी एफिशिएंसी मानी जाएगी, प्रोफिशिएंसी मानी जाएगी कि हम अपनी पहचान के साथ साथ दुनिया की पहचान मूल्यों को अफोर्ड कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है कि देश के भीतर ही यानी कुछ ऐसी आंतरिक शक्तियां हैं जो हमारी विविधता को कमजोर करने का लगातार प्रयास कर रही हैं। निश्चित रूप से यानी अगर देश के भीतर देखा जाए तो इस एस्पेक्ट पर भी आपको अपना एक ओपिनियन बनाना है कि हमारे देश के भीतर कुछ ऐसी कट्टरवादी परंपराएं, फंडामेंटलिस्ट पावर देश में काम कर रही हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच में मतभेद पैदा करती हैं और इस विविधता को वो शत्रुतापूर्ण संघर्ष में बदलने का प्रयास करती हैं। और ऐसी शक्तियां राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक और आर्थिक तीनों क्षेत्र से आती हैं, लेकिन ये प्रभाव पूरे भारतीय संदर्भ में, जो देश इतना विशाल है, बहुत कम घटनाएं, ना के बराबर घटनाएं, तात्कालिक रूप से भारत में दो संस्कृतियों के बीच में संघर्ष होता है, चाहे वो सांप्रदायिक संघर्ष हो, आगजनी की घटना हो, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखिए हमारी सांस्कृतिक विविधता कितनी मजबूत है कि दोबारा से फिर से ये दोनों समुदाय साथ साथ रहते हैं, साथ साथ बिजनेस करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और साथ साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। तो देन देश के भीतर की जो कट्टरवादी परंपराएं हैं, जो ताकतें हैं, पृथकतावादी जो ताकतें हैं, वो सीमित रूप में से ही काम कर रही हैं। तो हमें इस दिशा में काम करना होगा, यानी भारत की सरकार को इस दिशा में ठोस कानून बनाने पड़ेंगे और ऐसी ताकतों के खिलाफ जबरदस्त कार्य करना होगा। तो देन इस टॉपिक को आप इस तरीके से पढ़ेंगे, 5-6 डायमेंशन जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं, तो यहां से पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप टैकल कर पाएंगे और भविष्य में एक सोच आपकी इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।